इसके अंदर तो पहले से ही पुलिस वहां बैठी है, आइए तोड़िए, सारी चीज तो पहले से तैयार है। पुलिस मिली है, एमसीडी मिली है, सरकार मिली है, सारी चीज तो मिली हुई है। जजेस, जुडिशरी मिल गई। साला पहले कम से कम ये तो नहीं हम कह सकते थे कि जुडिशरी मिली है, अब तो दिख रहा है जुडिशरी मिली हुई है। सब चीज ऊपर से डायरेक्शन हो रही है। आप मुसलमान ये करो, हिंदू अच्छा ठीक है देखते हैं करते हैं, मुसलमान है इंस्टेंट तोड़ दो, क्योंकि एमसीडी बायस है। एमसीडी को डायरेक्शन है सिर्फ मुसलमान देखना है। मैंने पहले ही कहा बुलडोजर की आंखें आ चुकी हैं, वो रंग देख करके काम कर रहा है। हरा है तो तोड़ दो, भगवा है तो छोड़ दो। उत्तम नगर में एक और कांड हुआ ठीक 3 दिन पहले। पांडव कुमार नाम के बिहारी लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बिहार से आता है और ये गोली चलाई थी दिल्ली पुलिस ने। उसके सीने पर पिस्टल सटाया दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने, और तुम बिहारी हो और दिल्ली में आ जाते हो, और गंदी गाली दे करके उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज जिसको शायद कहते हैं सर, वहाँ से उस लड़के को मार दिया गया क्योंकि मारने वाला हिंदू, मरने वाला हिंदू। लेकिन पूरा सन्नाटा छाया हुआ, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। उस पुलिस वाले के घर के ऊपर अभी तक बुलडोजर नहीं चला, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों जो पक्ष है वो हिंदू समुदाय से आते हैं। यहाँ पर मुसलमान एंगल नहीं है, तो बड़े बड़े जो दल बने हुए हैं भारत के अंदर, जिसको तथाकथित दल हम लोग कहते हैं, वो लोग भी सब शांत बैठे हुए हैं, किसी तरीके का कोई पोस्ट नहीं। जिस चीज से ये चिढ़ते हैं वो है शरीयत, है ना, कि शरीयत के लॉ मुसलमान इम्प्लाई करते हैं, 3 तलाक, शादी वगैरह वगैरह सब चीज़ों से इनको प्रॉब्लम है। लेकिन आज शरीयत को ही फॉलो ये करना है। अगर किसी मुसलमान ने चोरी कर ली तो उसका हाथ काट दो, आदमी मार दिया तो उसको मार दो। ये सारी चीज़ें जो ये इम्प्लाई हो रही हैं, एक्चुअली फॉलो तो शरीयत ही कर रहे हैं ना भाई। जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज है वो जानते हैं कि एमसीडी कोई भी एक्शन लेगी तो उससे प्रायर पुलिस को परमिशन ली जाती है कि पुलिस आप अवेल कराएंगे, आप वहाँ पे अवेलेबल हैं, उस दिन इतने पुलिस बल हैं कि बैरिकेडिंग हो सके, सब काम शांति से हो सके। ये कैसे मुमकिन है कि रात को 9 बजे जज साहब ऑर्डर एक करते हैं और सुबह 7 बजे पुलिस अवेलेबल हो जाती है? ये इतनी अर्जेंसी क्या है? इतनी ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो इतना फास्ट एक्शन हो रहा है? और हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रोसीजर आप भी तो फॉलो कर लीजिए कहीं। आप दूसरों को, अभी उसके बाद हमें जब पता चलता है कि वहाँ पे डिमोलिशन स्टार्ट होने लगी है, डिमोलिशन ड्राइव हो रही है, बुलडोजर आ चुका है, सारी चीज़ हो रही है, हम इमीडिएटली मूव करते हैं अपील में। हमारे को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब कहते हैं, मैडम है, वो कहती हैं कि साहब अब हमारा एक नया रूल हो गया है कि हम तो यहाँ नहीं करेंगे 30,000 में, अब आप जाइए द्वारका। साहब हम द्वारका गए, द्वारका में जज साहिबा कहती हैं कि नहीं हमारे पास अभी टाइम ही नहीं, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर से आइए। एक आदमी का घर टूट रहा है, एक आदमी की पूरे जीवन की कमाई खत्म हो रही है, सब चीज हो रही है, और उसके पीछे सिर्फ एक ही बेसिक इंस्टिंक्ट है कि भाई वो एक मुसलमान है। सिर्फ इसलिए माने अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है भी तो उसको प्रोसीजर में लाने में मुझे जो लगता है एमसीडी को 2 से 3 महीने लगते हैं। यहाँ पे 2 दिन के अंदर सारी कहानी चेंज हो जाती है, 2-2 दिन के अंदर एक्शन हो रहे हैं, सारा इंस्टेंट काम हो रहा है, यानी सब कुछ प्री प्लान्ड है। जबकि सारे जितने भी मर्द हैं पूरे खानदान के, वो सब जेल के अंदर हैं, बाहर सिर्फ महिलाएं हैं, उनको भी उसके घर के बाहर धमकाया जाता है, डराया जाता है, घर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। जब वो लोग जाती हैं तो पूरी महिलाएं इकट्ठा हो जाती है, डंडे मारा जाता है उनके घर के दरवाज़ों के ऊपर। तो पूरी तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया है सिर्फ इसलिए कि वो लोग मुसलमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं। दिल्ली के तरुण हत्याकांड में एक और आरोपी जिसका नाम इस्माइल है, 30 अप्रैल को उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया और पूरा घर गिरा दिया गया। सवाल ये उठता है कि आरोपी पर बिना आरोप तय हुए आप कैसे किसी का घर पर बुलडोज़र चला सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से बुलडोज़र को एक नया न्याय की तौर पर देखा जा रहा है, क्या इसको अब संविधान के अंदर एक कानून बना देना चाहिए कि आरोपी पर आरोप तय हो या ना हो, लेकिन उसके घर पर बुलडोज़र ज़रूर चलेगा, भले वो बाद में बेकसूर साबित हो जाए। ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं जहां पर जो आरोपी है वो बेकसूर साबित हुआ है, लेकिन उसके घर पर बुलडोज़र चल चुका है और पूरा परिवार सड़क पर आ चुका है, रास्ते पर आ चुका है। हमारे साथ जितेंद्र कुमार जी हैं, आरोपी पक्ष के वकील हैं, इनसे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरीके की वारदात क्यों
की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा और एमसीडी के द्वारा। सर स्वागत है आपका डीपीजी न्यूज़ में। जी नमस्कार। ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, आप केस लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी बुलडोज़र कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 महीना हो गया है, लेकिन फिर वापस से इस कांड को एक नया चिंगारी दिया जा रहा है। जो इस्माइल है उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चला करके। जी देखिए, सबसे पहले इन्होंने उमरदीन के घर के ऊपर डिमोलिशन की। जिस दिन ये वारदात हुई, ये हादसा हुआ, उसी के इमीडिएट 2 दिन बाद उमरदीन का घर बिना किसी राइम एंड रीज़न, कोई उनके पास वो नहीं था, कोई कंप्लेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन इमीडिएट एक्शन लिया गया। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इशारा हुआ और पूरी की पूरी बिल्डिंग नेस्तनाबूद कर दी गई, तोड़ दी गई, सब कुछ कर दिया गया। उसके बाद आपने अगर इनके वीडियोस देखे हो, मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, इन लोगों ने एक आदमी को फ्रेम किया, जो मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ कि उस फ्रेमिंग में इन्होंने ये देखा कि अगर एक शख्स बाहर रह जाएगा इनके परिवार का, तो कल को ये ना हो कि वो इनके लिए पैरवी करे, तो कोई पैरवी ना कर सके, इसलिए उस शख्स को प्लांट किया गया उस केस के अंदर बहुत तरीके से। और बाद में कहानियां बनाई गई कि साहब उसने तो ये कहा था कि मैं करोड़ों रुपए लगा दूंगा, मार दीजिए तरुण को। वो सब कहानियां जब चलती हैं, उस आदमी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उनका नाम इस्माइल है, उसके परिवार के लोगों को भी तंग किया जाता है। वो सब घर वहाँ से उसी दिन रात को, अगर आपको पूरा पता ही है वाकया, तो रात के समय सारा परिवार इधर उधर हो गया था। जो माहौल वहाँ बन गया था, जो रोष वहाँ लोगों में आ गया था, उस वजह से सब अपनी अपनी जान बचा के भागे थे। और वहाँ पे उनके जाने के बाद सरकार को एक नई कहानी, आप ये समझिए 5 तारीख को कुछ एक्शन हुआ। उसका रिएक्शन सरकार की तरफ से आया 7 तारीख को, पहले उमरदीन के मकान पे, उसके बाद इन्होंने नोटिस चिपका दिए बाकी सब मकानों पे, जितने भी वहाँ से वेकेटेड हाउसेस थे। कहीं पे एनजीटी का, कहीं पे आपका जिस घर के अंदर कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे भी ये पोल्यूशन का या कुछ भी कहानी बना के नोटिसेस लगा रहे हैं। एमसीडी के नोटिसेस 2 घर इस्माइल के थे, दोनों घरों पे लगा दिया गया। ये कार्रवाई होती है अकॉर्डिंग टू एमसीडी, ये कार्रवाई होती है 11/3/26 को, 11 तारीख को। 11/3/26 को नोटिस लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। इन बिटवीन सारी प्रोसीडिंग एमसीडी अपने हिसाब से चला रही है। उसने जो हमारी अभी लास्ट बहस हुई 2 दिन पहले सोमवार को, तब इन्होंने ये चीज़ बताई, सॉरी नॉट ऑन सोमवार, 29 को, जी 1 दिन पहले जी। तो 29 को जो बहस होती है उसके अंदर ये पता चलता है कि साहब इन्होंने तो दिखा दिया है कि हमने तो सब भेजा था, स्पीड पोस्ट से भी किया था। अब मज़े की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर गाइडलाइन है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप एक नोटिस सर्व करेंगे, उनको नोटिस सर्व होने के बाद सफिशिएंट टाइम ऑफ 15 डेज फॉर फाइलिंग द रिप्लाई आप देंगे, और वो चीज़ फॉलो होगी। और आपको अगर पता हो तो इस केस में भी हाई कोर्ट के अंदर कुछ लोग गए थे और उनके लिए भी हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि आपको 15 दिन का सफिशिएंट टाइम उनको देना है। 11/3 को ये वहाँ पे नोटिस चिपका देते हैं, जिसका किसी को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ तो कोई फैमिली मेम्बर है नहीं, वो कैसे पता चलेगा भाई वहाँ नोटिस चिपक गया या कुछ हो गया। अब जब हम एमसीडी के ट्रिब्यूनल में थे, एटीएमसीडी में, तब वहाँ बताया जाता है कि सर हमने तो सर्विस की है। अब सर्विस की है, किसको की है साहब, जब वहाँ कोई आदमी ही नहीं है। तो रिसिप्ट उनकी जो है अनडिलीवर्ड की, हाउस लॉक की रिसिप्ट है 21 तारीख की। 21 तारीख को एक मकान, एक नोटिस जो इन्होंने भेजा वो अनडिलीवर्ड है। अनडिलीवर्ड के बाद भी अगर 1 मिनट के लिए उन्हीं की बात बड़ी कर दें, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट उसको 15 दिन का टाइम मिलना चाहिए था, सफिशिएंट टाइम टू फाइल द रिप्लाई एंड एवरीथिंग। वो टाइम ना दे करके 23 तारीख को इन्होंने एक इमीडिएट एक्शन, 2 दिन बाद ही 23 तारीख को इन्होंने डिमोलिशन ऑर्डर पास कर दिया। डिमोलिशन ऑर्डर पास हो गया साहब। अब पास होने के बाद जिस टाइम पे पहली बिल्डिंग को इन्होंने हार्म किया 10 तारीख को, हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जा कर के हमें वहाँ से रिलीफ मिला 15 दिन 14 दिन का, कि साहब आप जब तक ये आप करेंगे एटीएमसीडी को आप अपना ट्रिब्यूनल में जा कर के करेंगे तो आपको उस टाइम तक के लिए प्रोटेक्शन है।
एटीएमसीडी में हम जाते हैं, एटीएमसीडी के अंदर हमारी बात शुरू होती है। वहाँ पे पहला ऑब्जेक्शन जो लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि बेटी बाप के बिहाफ पे कैसे आ गई, बेटी क्यों कर रही है, बाप क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई, पूरी दुनिया को पता है बाप तो जेल के अंदर है, बाप कहाँ से कर लेगा। लेकिन उधर वही पॉइंट उनका रेज होता है और वो पॉइंट को जज साहब बड़े ध्यान से सुनते हैं। हम जो पॉइंट कह रहे हैं वो सुना ही नहीं जा रहा है। उसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसको ऑर्डर 12 रूल 8 की और साथ में 151 की, कि भाई हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए और हम सारे पेपर्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारा आदमी अंदर है, हमें टाइम मिला नहीं है कि हम वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकें। हमारी सारी एप्लीकेशन दरकिनार कर दी जाती हैं। हमारा ऑर्डर में 151 की एप्लीकेशन का या ऑर्डर 12 रूल 8 की एप्लीकेशन का कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ें हुई वो इस ढंग से हुई कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा दी गई। 15 दिन का जो टाइम देना था वो नहीं दिया गया। हमें कोई ऐसा टाइम नहीं दिया गया कि जिसके अंदर हम अपने घर का सामान निकाल सकें, रिलोकेट कर सकें, वो टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया। उसके बाद वहाँ पे आप सब जानते हैं कि लाइफ थ्रेट है। वहाँ पे उन लोगों को जाना ही एक तरह से गुनाह है। वो जाएंगे तो वहाँ इकट्ठी हो जाती है भीड़, गाली गलौज, मार पिटाई। अभी रिसेंटली आपने 13 तारीख का अगर आपने देखा हो, 13 तारीख को कुछ महिलाएं अपने घर में सामान लेने गई थी, तो ये औरतें पेट्रोल लेकर के आ गई थी उनको जलाने के लिए और नीचे से पूरा हो हल्ला हो दिया था। वो इतनी डर गई थी कि कम से कम उन्होंने 5-7 बार पीसीआर कॉल की है और पीसीआर आकर के उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाल के लेके गई। ठीक है, उसमें भी इन्होंने कुछ कहानियाँ अलग अलग बना दी हैं जिसकी ये कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, झूठी सच्ची जो भी कहानियाँ ये बना रहे हैं। मैं देख के इस चीज़ पे हैरान हूँ कि आज एक पूरा तंत्र, एक पूरा का पूरा तंत्र इतना ज़्यादा बायस हो चुका है, जुडिशरी पूरी बायस हो चुकी है। हमें 4 बजे दस्ती ऑर्डर मिलना था, हमें 4 बजे ऑर्डर नहीं दिया गया। रात को 9 बजे वो अपलोड हो रहा है साइट पे और सुबह 7 बजे से वहाँ बैरिकेडिंग हो जाती है। जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज है वो जानते हैं कि एमसीडी कोई भी एक्शन लेगी तो उससे प्रायर पुलिस को परमिशन ली जाती है कि पुलिस आप अवेल कराएंगे, आप वहाँ पे अवेलेबल हैं, उस दिन इतने पुलिस बल है कि बैरिकेडिंग हो सके, सब काम शांति से हो सके। ये कैसे मुमकिन है कि रात को 9 बजे जज साहब ऑर्डर एक करते हैं और सुबह 7 बजे पुलिस अवेलेबल हो जाती है? ये इतनी अर्जेंसी क्या है? इतनी ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो इतना फास्ट एक्शन हो रहा है? और हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रोसीजर आप भी तो फॉलो कर लीजिए कहीं। आप दूसरों को, अभी उसके बाद हमें जब पता चलता है कि वहाँ पे डिमोलिशन स्टार्ट होने लगी है, डिमोलिशन ड्राइव हो रही है, बुलडोजर आ चुका है, सारी चीज़ हो रही है, हम इमीडिएटली मूव करते हैं अपील में। हमारे को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब कहते हैं, मैडम हैं, वो कहती हैं कि साहब अब हमारा एक नया रूल हो गया है कि हम तो यहाँ नहीं करेंगे 30 हज़ारी में, अब आप जाइए द्वारका। साहब हम द्वारका गए, द्वारका में जज साहिबा कहती हैं कि नहीं, हमारे पास अभी टाइम ही नहीं, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर से आइए। एक आदमी का घर टूट रहा है, एक आदमी की पूरे जीवन की कमाई ख़त्म हो रही है, सब चीज़ हो रही है और उसके पीछे सिर्फ एक ही बेसिक इंस्टिंक्ट है कि भाई वो एक मुसलमान है। सिर्फ इसलिए हमने एटीएमसीडी में पूछा था कि भाई ये प्रोसीजर कैसे हुआ, ये प्रोसीजर है कैसे, आप हमें थोड़ा समझा दीजिए। जिस चीज़ के लिए हम टाइम मांग रहे हैं, 151 की एप्लीकेशन लगाई थी हमने, उसकी रिप्लाई बनती है, 1-2 दिन का समय दिया जाए। हार के हमने इतनी तक रिक्वेस्ट की कि हमें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दी जाए, हम 3 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंसेस आपको प्रोड्यूस कर देंगे जी। लेकिन क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्डर तो पहले ही टाइप हो चुका था, दे वाज जस्ट किलिंग द टाइम कि ठीक है इनको आने दीजिए और आने के बाद हमें ये एक्शन करना है। हर चीज़ प्री प्लान्ड थी। ऑर्डर लोड हो रहा है रात को 9 बजे, पुलिस को पहले ही इन्फॉर्मेशन है, पूरा दल बल वहाँ खड़ा है, तो यानी कि ऑर्डर तो कहीं और से टाइप होके आ रहा है ना। तो इलीगल इंक्रोचमेंट कह रहे हैं ना, ये तो उत्तम नगर में सिर्फ इन्हीं का घर इलीगल है और किसी का घर इलीगल नहीं बना हुआ। ये भी हमने पूछा था जी, हमने ये भी क्वेश्चन रेज किया था कि सर हमें ये बताया जाए कि इस दरमियान वहाँ सर्वे होता है, बाकायदा पूरी सर्वे रिपोर्ट होती है
कि क्या किसी हिंदू का घर आपको बढ़ावा नहीं दिखा क्या, या सिर्फ मुसलमान ही एनक्रोचमेंट कर रहा है? और वो भी एक केस में जब एक एक्यूज्ड है, जेल के अंदर है, फैमिली मेंबर कोई है नहीं, वहाँ कोई जा नहीं सकता, पुलिस किसी को जाने भी नहीं दे रही है, वहाँ पे फिर ये हालात में आप क्यों उसको नहीं समझ रहे हैं? आप उसके साथ ऐसी चीज़ें बिहेव क्यों हो रहा है? ना तो हमें कोई जवाब मिल रहा है और ना ही हमारी कोई आवाज़ किसी के कान में जा रही है। कोर्ट्स आर सो बायस्ड राइट नाउ, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कि ये एपिसोड देखने के बाद मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कोर्ट पूरी बायस थी। ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर टाइप होके आ चुका था और ये चीज़ इमीडिएट एक्शन की गई, सिर्फ एक दिखावे के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी तो वो 14 दिन रुक गए और वो सिर्फ 15 दिन होने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने एमसीडी का इतना फास्ट एक्शन अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मैंने बहुत केसेस देखे हैं एमसीडी के, लेकिन वहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाती है, दूसरे पक्ष को सुना जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि दूसरा पक्ष अगर मौजूद ही नहीं है तो आप उसके ऊपर एकदम से धनाधन एक्शन करेंगे। 11 तारीख को इनको मैंने एक छोटा सा जो प्रोसीजर मुझे पता है मैं बताता हूँ। पहले एक आरटीआई लगती है, उसके 30 दिन का समय होता है। आरटीआई का रिप्लाई आता है एमसीडी से, उसके बाद एक कंप्लेंट जाती है, कंप्लेंट के ऊपर फिर वो प्रोग्रेस होती है कि भाई क्या है, सच है, झूठ है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो सब देखने के बाद एमसीडी का ये जो पूरा प्रोसीजर है, अगर इसको प्रॉपरली देखा जाए तो 60 से 70 दिन का तो यही प्रोसीजर है। उसके बाद जा कर के कोई नोटिस चिपकाता है या देता है, नोटिस होने के बाद फिर रिप्लाई के लिए टाइम दिया जाता है। माने अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है भी तो उसको प्रोसीजर में लाने में मुझे जो लगता है एमसीडी को 2 से 3 महीने लगते हैं। यहाँ पे 2 दिन के अंदर सारी कहानी चेंज हो जाती है, 2-2 दिन के अंदर एक्शन हो रहे हैं, सारा इंस्टेंट काम हो रहा है, यानी सब कुछ प्री प्लान्ड है। जबकि सारे जितने भी मर्द हैं पूरे ख़ानदान के, वो सब जेल के अंदर हैं, बाहर सिर्फ महिलाएं हैं, उनको भी उसके घर के बाहर धमकाया जाता है, डराया जाता है, घर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। जब वो लोग जाती हैं तो पूरी महिलाएं इकट्ठा हो जाती है, डंडे मारा जाता है उनके घर के दरवाज़ों के ऊपर। तो पूरी तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया है सिर्फ इसलिए कि वो लोग मुसलमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं। और आज अभी उत्तम नगर का एक और वाक़या आपको बताते हैं। उत्तम नगर थाने के बाहर कुछ होटल्स हैं जो मैं कम से कम जानता हूं तो 30-40 साल से तो मैंने देखे हैं। उससे पहले कब के हैं मुझे एग्जैक्ट एस्टैब्लिशमेंट ईयर नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे वो होटल्स 30-40 साल से चल रहे हैं। बड़ी सोची समझी नीति के तहत इन्होंने वो सारे होटल सील करा दिए। अब मुझे ये बताइए, क्या उत्तम नगर में सिर्फ मुसलमान ही होटल चला रहा है, हिंदू का कोई होटल नहीं है? और अगर है तो वो सील क्यों नहीं है? यानी टारगेट करके प्रॉपरली एक प्लानिंग के तहत सिर्फ मुसलमान को पॉइंट आउट किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उनका रोज़गार हटाया जा रहा है। आज आप उत्तम नगर में जाके देखिए, जितनी रेडी मिलेंगी वो आपको हिंदू की मिलेगी, मुसलमान की एक भी रेडी नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि प्रॉपरली पॉइंट आउट करके उन लोगों का काम ख़त्म किया जा रहा है, उनका रोज़गार ख़त्म, उनकी मकान ख़त्म, उनकी दुकानें ख़त्म। ये सारी चीज़ सरकार एक सुनियोजित तरीके से कर रही है। उत्तम नगर में एक और कांड हुआ ठीक 3 दिन पहले। पांडव कुमार नाम के बिहारी लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बिहार से आता है और ये गोली चलाई थी दिल्ली पुलिस ने। उसके सीने पर पिस्टल सटाया दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने, और तुम बिहारी हो और दिल्ली में आ जाते हो, और गंदी गाली दे करके उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज जिसको शायद कहते हैं सर, वहाँ से उस लड़के को मार दिया गया क्योंकि मारने वाला हिंदू, मरने वाला हिंदू। तो उसी उत्तम नगर में जहाँ पर आज तरुण का घर है, वहाँ से मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे उसका घर होगा, लेकिन पूरा सन्नाटा छाया हुआ, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। उस पुलिस वाले के घर के ऊपर अभी तक बुलडोज़र नहीं चला, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों जो पक्ष है वो हिंदू समुदाय से आता है। यहाँ पर मुसलमान एंगल नहीं है, तो बड़े बड़े जो दल बने हुए हैं भारत के अंदर, जिसको तथाकथित दल हम लोग कहते हैं, वो लोग भी सब शांत बैठे हुए हैं, किसी तरीके का कोई पोस्ट नहीं। उस पांडव जो लड़का पूरी फैमिली को चलाता था, जो डिलीवरी बॉय का काम करता था, उसकी पूरी फैमिली उजड़ गई। उस लड़के को मार दिया गया, गोली मार दिया गया, गंदी गंदी गालियाँ दे करके, और ये सबके सामने है ये घटना, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं, सब चुप। देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, इस देश के अंदर अब 2 कानून हो गए हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, एक हिंदू के लिए, एक मुसलमान के लिए। हाँ। जिस चीज़ से ये चिढ़ते हैं
वो है शरीयत, है ना, कि शरीयत के लॉ मुसलमान इम्प्लाई करते हैं, तीन तलाक, शादी वगैरह वगैरह सब चीज़ों से इनको प्रॉब्लम है। लेकिन आज शरीयत को ही फॉलो ये कर रहे हैं। अगर किसी मुसलमान ने चोरी कर ली तो उसका हाथ काट दो, आदमी मार दिया तो उसको मार दो। ये सारी चीज़ें जो ये इम्प्लाई हो रही हैं, ये एक्चुअली फॉलो तो शरीयत ही कर रहे हैं ना भाई। मुझे तो हिंदू धर्म में कहीं पढ़ने को नहीं मिला है कि अगर किसी ने किसी का मान लीजिए मर्डर भी कर दिया या कुछ गलत कर दिया तो उसको उसी टाइम पे आप ये सज़ा दे दो, वो सज़ा दे दो। कुछ सज़ाएं लिखी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं लिखी हैं, लेकिन तुरंत इमीडिएट बिना किसी को सुने आप कर दीजिए एक्शन। तो ये तो खुद फॉलो कर रहे हैं शरीयत को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज देश के अंदर दो कानून बन चुके हैं, एक हिंदू के लिए, एक मुसलमान के लिए। हिंदू के लिए है तो सब कुछ नॉर्मल है, मर्डर हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए दोनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल चलेंगी। कोई बजरंग दल नहीं आएगा, कोई आरएसएस नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ अगर मुसलमान के का है तो उसके अंदर तुरंत इंस्टेंट एक्शन होगा। आपने वहाँ भीड़ को देखा होगा, मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, मैं खुद तो नहीं जा पाया था। वहाँ पे सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब आप इनका एनकाउंटर करो, घर तोड़ने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप एनकाउंटर करो। अब वो एनकाउंटर आप नहीं करोगे तो हम करेंगे, माने एक ओपन चैलेंज टू द स्टेट, टू द गवर्नमेंट आप दे रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले 27 तारीख को अगर आपने देखा था तो मैं खुद वहाँ मौजूद था। वहाँ की महिलाएं भद्दी भद्दी गालियाँ मुझे दे रही हैं, मेरे कैरेक्टर से लेके हर चीज़ की जो बद्दुआएँ गालियाँ सब दी जा रही थी, वो मुसलमान के परिवार को तो दी जा रही है, लेकिन क्योंकि मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ तो मुझे भी दी जा रही है। मेरे साथ महिला एडवोकेट्स भी थी, दोनों महिलाओं को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, बहुत ज़्यादा गलत बोला गया और वो सब चीज़ें आप दिखा भी नहीं पाएंगे। आई हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, लेकिन वो आप किसी को शो नहीं कर सकते। इतनी वल्गैरिटी, इतनी गंदगी उसके अंदर थी। अब दूसरी चीज़ ये आती है, दिल्ली पुलिस वहीं खड़ी थी। दिल्ली पुलिस को पता है कि इस घर में महिलाएं रहती हैं। दिल्ली पुलिस को ये भी पता है कि 13 तारीख को इन्हीं महिलाओं ने ये एक्शन किया। दिल्ली पुलिस बड़े सोची समझी साजिश के तहत वहाँ लेडी पुलिस अपॉइंट नहीं कर रही है। अब जब लेडी पुलिस नहीं है तो लेडीज़ को जेंट्स पुलिस हाथ नहीं लगा सकता, उसमें वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेडी पुलिस लाएंगे नहीं तो लेडीज़ को आप पूरा मौका दे रहे हैं, जो मर्जी करिए, आपको अख्तियार है भाई, कुछ भी करिए, क्योंकि लेडी पुलिस को तो मतलब लेडीज़ को तो पुलिस हाथ लगाएगी नहीं, उसके लिए लेडी पुलिस चाहिए। यहाँ प्रोसीजर पूरा फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे जब लेडीज़ इस परिवार की अरेस्ट होती हैं, उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए जेंट्स पुलिस वाले जाते हैं, सिविल में जाते हैं, एक तरह से लिटरली किडनैप करके लेके आते हैं। उस टाइम पे इनका प्रोसीजर गायब हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोसीजर सिर्फ फॉलो करने की डायरेक्शंस हमें हैं, एमसीडी को नहीं है, पहली चीज़ दिल्ली पुलिस को नहीं है। जब आपको पता है उस घर के अंदर जवान बच्चियां रह रही हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा खतरनाक माहौल हुआ है, उनके घर पे डंडे मारे जा रहे हैं, तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है पुलिस वालों के सामने, जिसका मैं खुद साक्षी हूँ, मैंने खुद देखा है। पुलिस वालों के सामने वहाँ पे वो फटाफट, जैसे ही मैं आया हूँ तो जो डंडे के जो गिरे हुए थे टूट टूट के, वो सब फटाफट साफ़ किए गए और पुलिस देख रही है। पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। आज देश के अंदर 2 कानून बन चुके हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है। जुडिशरी हमारी बायस हो चुकी है कानून से। अब ये एमसीडी का जो खेल हमने देखा है, उसके बाद एक हकीकत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा उठने वाले हालात होते जा रहे हैं। आज हमें प्रोसीजर के नाम पे सुना ही नहीं जा रहा है, दूसरी तरफ कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें बायस हो चुकी हैं और अब ये एक साइडेड हो रही हैं। आगे भी चल सकता है किसी और के घर के ऊपर बुलडोजर, वहाँ पर जो जी, वहाँ जितने मुसलमान हैं सबको चिन्हित किया जाएगा, सबके घरों पे चलेगा। और ये एक्यूज फैमिली के तो जितने भी एक्यूज हैं जो आज जेल में हैं, उन सबके घरों पे भी किया जाएगा। वो तो कर ही रहे हैं, और कौन रोकेगा? रोकेगा कौन? आप कोर्ट में जाइए, वहाँ सुनवाई नहीं है, कहीं जाइए वहाँ सुनवाई नहीं है। जिस ढंग से ये पूरा खेल हुआ है परसों और कल डिमोलिशन, ये सुनियोजित तरीके से हुआ है, प्री प्लान जिसे कहते हैं हम। पोस्टर भी लगा दिए गए हैं तरुण के घर के बाहर, जितने भी हिंदू लोग हैं कि यहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है, घर बेच रहा है। सच्चाई जब आप जानने के लिए
जाते हैं वहाँ पर तो कुछ और नज़र आता है, पता चलता है कि इन्हीं के फैमिली वालों ने ये पोस्टर अब सभी के घर के बाहर लगा दिया है। वो सब देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर है वहाँ, कोई क्या नाम है उसका, साहिब आसीवाल। जी। तो ये तो पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, वो तो करेगा बेचारा, उसका तो काम ही पॉलिटिक्स है, तो वो तो अपना खेल खेलेगा ही। अब वही देखिए, साहिब आसीवाल का घर बिल्कुल नेक टू नेक, माने एक साथ जुड़ा हुआ है इसके उमरदीन के। आज एमसीडी की स्टेटमेंट थी कि जी हमें तो इलीगल एनक्रोचमेंट तोड़ने के लिए कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए, कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें एनक्रोचमेंट दिख रही है, हमने तोड़ दी। अच्छा, तोड़ दी, बड़ी अच्छी बात है भाई। दूसरी तरफ अंधे हो गए क्या? साहिब आसीवाल का मकान क्यों नहीं दिख रहा है, जो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है? उसकी भी तो उतनी ही ज़मीन थी, उसके लिए आप अंधे हो जाते हैं, वहाँ आपका ज्ञान व्यान सब चला जाता है, तब आपके पास कोई कानून नहीं होता है। हमने एटीएमसीडी में यही पूछा था कि आपके पास प्रॉपर समय था, आपने उस एरिया का सर्वे किया होगा, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि नॉन मुस्लिम किसी घर के ऊपर आपने चिन्हित किया है कि भाई वो भी इलीगल है। पूरा उत्तम नगर एनक्रोच हुआ है। अगर आपको इंक्रोचमेंट सिर्फ मुसलमानों की ही दिख रही है तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, और ये आज इधर है, कल दूसरे एरियो में होगा। आपने अभी देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने कुछ कॉलोनीज़ को रेगुलाइज करने की बात कही, और कुछ हो रही हैं, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, उसके अंदर जानबूझ करके उन कॉलोनीज़ को निकाल दिया गया जिनके अंदर मुसलमान बहुल है, यानी वो रेगुलराइज नहीं होंगी, उनके अंदर डिमोलिशन जिस मर्जी टाइम चलती रहेगी। तो ये सब एक बहुत बढ़िया सोच के साथ हो रहा है। उनकी एक थिंक टैंक है जो दिन रात यही सोचता है कि देश में हिंदू मुस्लिम हमने कैसे करना है, और ये आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, बीजेपी, ये सब एक साथ हैं। तो ये सब मिल करके कर रहे हैं कि वो युवा महीना क्या है, वाहिनी कुछ ऐसे है ना, युवा वाहिनी, ये सब एक दूसरे की बहनें हैं, सब मिल करके खेल खेल रही हैं। खेलने दो, क्या कीजिएगा आप। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या सोचता है कि हम कोर्ट जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा, और कोर्ट में न्याय कैसे मिल रहा है आपको मैंने सारी चीज़ बता दी है कि अगर वो न्याय पक्षपातपूर्ण ना होता तो ये चीज़ कल डिमोलिशन नहीं होती। रात के 9 बजे आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप किसी को टाइम ही नहीं दे रहे हैं अपील का, और सुबह 7 बजे पुलिस फोर्स अवेलेबल हो गई। इतनी इंस्टेंट काम कब से हो गया भाई दिल्ली में? कौन से जगह मैंने आज तक तो नहीं देखा। नहीं, तो ये किस तरीके से प्लान किया गया है, सुनियोजित किया गया है कि जैसे ही जो महिलाएं अपने भी घर में जाना चाहती हैं उस फैमिली की, तो अचानक से एक भीड़ उठ करके आ जाती है, और गाली गलौज और दरवाज़ा तोड़ना, ये सब कुछ सेकंड के अंदर तुरंत में हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? देखिए, हो ये रहा है कि सबको पता है कि अगर ये सारी चीज़ें खुलेंगी तो बहुत सारे जो इनके पक्ष के लोग हैं, तरुण की साइड के, जिन्होंने डाके डाले हैं, लूट की है, जो आगजनी की है, वो सब लोग आ जाएंगे रेडार पे, और अगर बायस ना हुआ कोर्ट तो सबके ऊपर एफआईआर होगी, सब लोग अंदर आएंगे। लूट की है, तो मोटा पैसा अपने अपने घरों में लेके गए हैं, वो पैसा अब निकलेगा। तो उस डर से वो औरतें आज की तारीख में चाह रही हैं कि हमारा वो दबदबा बना रहे, इनके कोई आए ना तो हमारे खिलाफ कुछ हो ना। उसके लिए वो औरतों को अब आगे करके खेल रहे हैं, आदमियों को कुछ जी, एक्चुअली उनको अब डर है कि अब हम पे एक्शन होगा, और वो होगा 101% होगा अगर कोर्ट हमारी भी सुनेगी तो। लेकिन जैसे एटीएमसीडी में हुआ है, उसके बाद उम्मीद बड़ी कम हो गई है कि सुनेगी भी क्या। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर कहीं जजमेंट में मेंशन नहीं है, पूरा जजमेंट ऑलरेडी टाइप्ड है। वो हमारे जाते ना जाते वो ऑलरेडी उन्होंने सब डिसाइड किया हुआ था, तो वो चीज़ की है उन्होंने। तरुण के साइड के जो वकील हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि लगातार उनके परिवारों को, जो आरोपी पक्ष, जो जितने भी लोग जेल में, उनकी तरफ से धमकियां मिल रही हैं कि जो हाल तरुण का हुआ वही हाल तुम लोगों का करेंगे। तो तरुण की फैमिली वाले भी पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए सर, वो जो कहानियाँ कर रहे हैं वो जाने। मुझे तो ये पता है कि एक परिवार, अगर वो औरतें इतनी हिम्मत रखती तो वो 60 दिन तक बाहर घूम रही होती। वो इतनी डेरर होती कि धमकी दे दें तो 60 दिन तक भी इधर उधर छुप रही होती। आज वो अपनी डरते डरते अपने ही घर में, जहाँ पूरा शादी होके आई हैं, जहाँ वहाँ उन्होंने सालों साल बिताए हैं, वहाँ अपने ही घर चोरों की तरह छुप के जा रही हैं। उन्हें डर इतना है, और जाते ही पीसीआर कॉल हो रही है। ये जो औरतों का खेला हुआ ये बाद में हुआ है।
उससे पहले उनकी कॉल हो चुकी है, उसके बाद भी एलिगेशन किस पे लग रहा है, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। वो सब वो करेंगे क्योंकि किया उन्होंने, तो अब उसको ढांकना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो नई नई कहानी ला रहे हैं। आज एक बात बताइए, उसने ये कह दिया SC/ST एक्ट लगना चाहिए। कैसे लगता है भाई SC/ST एक्ट? कैसे लगता है? पहले आप ये मुझे सिर्फ बताइए, SC/ST एक्ट होता क्या है? क्या इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को है? जाति के आधार पर प्रताड़ित अगर आप हुए हैं तो सर, अगर 10 लोग हैं, 10 के 10 एक ही जाति के हैं और वो 10 ही एक साथ हैं, तो उनको आपने क्या प्रताड़ित किया? मुसलमान क्या करेगा प्रताड़ित? और मुसलमान डेफिनेटली, उसके यहाँ तो ये कहानी ही नहीं है, तो वो तो SC/ST वाली कहानी जानता नहीं है। पहली चीज़, जानता भी है तो करता नहीं है। और ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं बार बार जो कहता हूँ वो इसीलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वहाँ के लोग हों, उन सबको ये लगने लगा है कि इस देश में कानून सिर्फ हमारा चलेगा और हम जो कह देंगे वो सच होगा। आज दोबारा उन बच्चियों पे या जो भी महिलाएं थी उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दो जी। अरे हलवा है क्या? जो मर्जी आएगा उठाएगा खा लेगा? फलानी चीज़ कर दो जी। अब उनके वकील साहब के अगर आपने स्टेटमेंट देखे, मैंने खुद कोर्ट में सुना है, हम तो जी पॉक्सो लगाने जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हो भैया? मजाक बना रखा है सरकार को या कानून को? पॉक्सो लगाने जा रहे हैं मतलब तुम्हारे मन से लग रही हैं धाराएं, तो वो तो खुद बता रहे हैं कि हमारे मन से लग रही है, हम जो लगाना चाह रहे हैं लगवा रहे हैं। ये तो अच्छा है कि पॉक्सो उनसे समझ नहीं आई, बनेगा कैसे। SC/ST एक्ट समझ आ गया, ये ऐसे ऐसे कहानी बना लेते हैं, बन गया। उनके ही अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, पहले दिन मैंने जब देखा तो सुबह झगड़ा हुआ, गुब्बारा लगा, शाम को घात लगा के मारा, ये सब उन्हीं के स्टेटमेंट्स नई हैं। नई कहानियां घटी जा रही जी। इसके ऊपर। अब उसके बाद कहानी क्या आती है, जो लास्ट मैंने देखी थी उसके अंदर कि हम सबको कुंडियाँ लगा दी थी, ये आपने भी सुनी होगी। और ये उसकी मदर ही बता रही है सारी चीज़ कि हम सबके घरों की कुंडियाँ लगा दी थी, तर उनको घेरा, मारा और सब भाग गए। ठीक है, उसके बाद हमारी कुंडियाँ, कोई आदमी आया, उसने बताया और कुंडियाँ खोल दिया। अब इसके बीच में SC/ST एक्ट कैसे आ गया? बात को समझिए। जब आप लोग तो घरों के अंदर थे, आपको तो सुनाई भी नहीं दिया कि बाहर हुआ क्या, फिर आपको कैसे पता चल गया SC/ST एक्ट? जो औरत अपने कमरे में सोई हुई है या लेटी है, बैठी है, जो भी है, और उसको किसी और ने कुंडी खोल करके आकर के बताया, तो उसको 22 लोगों के नाम कैसे पता चल गए जब वहाँ पे वो थी ही नहीं? तो अपनी ही कहानियों में ये घिरते जा रहे हैं, झूठ सबको समझ आता जा रहा है। पूरे देश ने वो तमाशा देखा, नेशनल मीडिया ने भी वो तमाशा चलाया कि एक साइडेड ऐसा गुब्बारा फेंका जी, गुब्बारा फेंकना गुनाह हो गया, मुसलमान ने गाली दे दी, फलाना कर दिया, मिल करके मार पिटाई कर दी। आज फिर क्यों ट्रैक पे आ गई? आज उनका वकील क्यों असलियत बताने पे मजबूर हो गया? आज उसको बताना पड़ा कि 10:30 बजे भाई साहब लड़ाई हुई थी, 10:30 बजे रात को गुब्बारा फूटा था। क्यों बोल रहा है अब? पहले तो नहीं बोला, तब तो खूब मजे लिए मीडिया के कि चलने तो जो चल रहा है, तब क्यों नहीं सामने आके बताया सच्चाई ये नहीं थी? क्योंकि उनको एक नैरेटिव सेट करना था। पीछे से फंडिंग आ रही है, पीछे से लोग आ रहे हैं, और वो साहिबा सीवाल तो है ही बीजेपी में, तो वो सब चीज़ें उनको बैकअप हो रही हैं, वो सब काम हो रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी एंट्री हो गई, सारी चीज़ें खुलने लग गई, सच्चाई सामने आने लग गई, तो चिड़मड़ाहट होने लग गई। अब उनको दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत हो रही है कि सारा नैरेटिव ही चेंज हो गया, हम तो झूठे से धो रहे हैं, हर जगह हमारा झूठ पकड़ा जा रहा है। ये वकील कर क्या रहा है? ये तो सारी चीज़ें अब खोलता जा रहा है। तो अब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब मीडिया पे कोई रील नहीं चलने दी जा रही है। आपकी भी पता नहीं कितनी देर चलेगी, शायद 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे, उसके बाद वो ब्लॉक कर दी जाएगी। क्योंकि सरकार को भी डर लग गया है कि भाई ये तो सारी चीज़ें सच्चाई बाहर आ रही है, और बाहर अगर आ गई तो सबको समझ आ जाएगा कि ये तो सारा खेल ही उल्टा था। इसके अंदर ये कहानियाँ तो कहीं से लग ही नहीं रही हैं जो उन्होंने बना दी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब उन्होंने मॉब लिंचिंग की, ठीक है जी, आपकी बात बड़ी कर लेते हैं, तो फिर SC/ST एक्ट कैसे लग गया? ठीक है, जब वहाँ कोई था ही नहीं, अकेले तरुण को मारा तो किसी ने सुना ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, तो SC/ST एक्ट सपनों में आके लग गया कि उसको सपने में आए 22 लोग, उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे होगा या हम तेरे को ये करेंगे। और तुम खुद अपने नाम के आगे अगर खटीक वर्ड जोड़ते हो, तो खटीक बोलना साला कहाँ से SC/ST एक्ट में आ गया? मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आ रहा। साहिब आसीवाल का मैंने वो हनुमान जयंती का इंटरव्यू देखा, उसके अंदर खुद उसने लिख रखा है खटीक।
जब खटीक वर्ड आप खुद दुनिया को बता रहे हो कि मैं खटीक हूँ, तो अगर कोई आपको खटीक बोलेगा तो वो एससी हो गया, मतलब आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, आपको बेइज्जत कर रहा है। आप तो खुद ही बता रहे हो मेरा नाम तरुण खटीक। अरे भाई, तुम्हारा अगर तरुण खटीक नाम है तो तरुण खटीक को खटीकी तो बोलोगे, अरुण खटीक को अरुण खटीक ही बोलोगे ना, क्या नाम बोलोगे? लेकिन वो खटीक बोलना, आप बोलिए खुद के लिए कि मैं फलाना खटीक, लेकिन दूसरा अगर बोल रहा है कि आप खटीक तो आप SC/ST एक्ट लगा रहे हो। वाह, बड़ी अच्छी पिक्चर है। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि देखिए हत्या तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, आप फिर जी करूंगा, हत्या हुई है या एक्सीडेंटल डेथ, जी, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। चलिए तो फिर इसी पर आते हैं कि आखिर ये जो पूरा माजरा है ये पब्लिक डोमेन में सच सबके सामने कब तक आ जाएगा? क्या कोई लंबा समय लग जाएगा, 4 साल 5 साल, सभी जेल के अंदर सड़ते रहेंगे, फिर बाद में पता चलेगा सच्चाई कुछ और है, या फिर कुछ और होने वाला है? आप लोगों का कदम क्या होगा इसके अंदर? यही होगा जो आपने कहा, जी। जब तक सच्चाई आएगी जी। तब तक मीडिया गायब हो जाएगी। ये मीडिया में कोई दिखा नहीं पाएगा कि असली सच्चाई थी क्या, ना आपको चलाने दिया जाएगा। जो भी सच्चाई आप बताते हैं वो सारी वीडियो ब्लॉक कर दी जाती हैं, जो भी चीज़ आप चलाएंगे वो सारी ब्लॉक कर दी जाएंगी। और ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति। अब तो सरकार ने ये कर दिया है कि भाई आपका सारा फ्रीडम हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया है, आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ले लिया है, आप अपने घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। एक महिला जिसका खुद का घर है भाई, वो बेगाने घरों में पड़ी है, कोई उसको दे रहा है खाना, नहीं दे रहा है, कम से कम अपने घर जाने का अख्तियार तो है ना उसको, भाई अधिकार है ना, हमारा संविधान देता है ना। आपने तो वो भी छीन रखा है, आपने सरेआम छीन रखा है। और उसकी औरतें वो तमाशा करके दिखाई रही हैं, उस घर की जितनी भी लेडीज़ हैं, जो भी अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ हैं वो साथ दे रही हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि वहाँ से वो सारा घर आपको दे दिया जाए, गिफ्ट कर दिया जाए? आप उस मूड में हैं? अरे भाई, एक्सीडेंटल डेथ है या डेथ है या मर्डर, जो भी है वो तो मैटर ऑफ ट्रायल है ना, वो तो वहाँ सिद्ध होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज पुलिस सबको उठा उठा के रिमांड के नाम पे पुलिस कस्टडी के लिए ले जाती है, डंडे ज़बरदस्ती उठवा के उन पे निशान लगवा रही है। करो, यही खेल खेल सकती है ना पुलिस, और क्या करेगी? अंत अंत तक आप बने रहेंगे इस केस में? बिल्कुल बना हम रहेंगे। सुनेंगे कि जितेंद्र कुमार जी ने ये केस छोड़ दिया। देखिए साहब, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उस परिवार का अगर मुझसे भरोसा उठ गया और वो खुद किसी और के पास चले गए, जो कि बहुत प्रयास हो रहे हैं। आज बड़े बड़े नाम, मेरे रोज नाम सुनने में आते हैं कि वो लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, वो लोग अप्रोच कर रहे हैं कि साहब हम आपका केस लड़ेंगे, प्रो बोनो लड़ेंगे, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम लड़ेंगे। एक्चुअल में इस केस को हाईजैक करने की बहुत कोशिश हो रही है, और बहुत बड़े बड़े लोगों से, छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बड़े बड़े वकील जी, जो इनका नाम है मार्केट में, बहुत अच्छा नाम है, रिस्पेक्टेड नेम्स हैं, लेकिन पॉलिटिकल में, ठीक है। वो ये वही वकील है जिन्होंने स्टार्टिंग में वो केस लेने से मना कर दिया था, ये वाला केस लेने से, और आप कह रहे हैं कि हम आपका केस फ्री में लड़ेंगे। जी, ऐसे ही कुछ हुआ था। जी, ऐसे ही कुछ हुआ था। जिन लोगों ने पहले मना कर दिया था, आज वो समझ गए हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम वाली हीट है, तो मुसलमान पक्ष में अगर हम आ जाएंगे तो मुसलमान की हीट भी बढ़ाएंगे, और वहाँ तो हिंदू तो ऑलरेडी हीटेड है, तो उसको हम एक नया रूप दे देंगे, जिससे कि पूरा देश 2 हिस्सों में बटे या कुछ ऐसा हो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और डे 1 से मैं हाथ जोड़ के सबसे यही रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना देखें। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि एक जो झगड़ा हुआ, एक पक्ष मुसलमान था, लेकिन ये पड़ोसियों की लड़ाई है, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई रोल कभी रहा ही नहीं। ये जानबूझ करके SC/ST, पॉक्सो, ये वो अभी जितने लगे हैं एक्ट्स, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हंस पड़ेंगे कि एक छोटा बच्चा जिसको वहाँ अरुण ने डंडा मार के बेहोश कर दिया था, जिसका अभी तक इलाज चल रहा है, जो अपनी परिस्थिति में ही नहीं है प्रॉपर, उसके बयान दिला करके जज साहब ने जुवेनाइल कैंसिल कर दी कि साहब वो तो कह रहा है कि हम तो मज़े में हैं और बाहर हमें खतरा है। अरे वाह भाई, बाहर तो बहुतों को खतरा है, सबको डाल दो जेल में, डाल दो, सबको रख लीजिए जेल में, पूरा मुसलमान कौम को रख लीजिए। क्या कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है। और ये चीज़ें आप समझिए अंडर प्रेशर हैं, हर कोई अंडर प्रेशर है। आज हमारे पक्ष में इतनी जल्दी न्याय मिलेगा ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उस परिवार के जितने भी लोग मेरे पास आए हैं, सबको मैंने यही बताया है कि भाई आप ये अगर सपना देख रहे हैं कि आज चार्जशीट हो गई, कल हमने बेल लगा दी और परसों बेल आउट हो गया, आदमी निकल आएगा, ये नहीं होगा इस केस में।
ये होने की कहीं दूर दूर तक सपना भी मत लीजिए। आपके पास कितना मर्जी मटेरियल हो, जितनी मर्जी सच्चाई हो, आप कितने ही सही ट्रैक पे हैं, सुनवाई तो सुनवाई की तरीके से होगी। वो तो हमें दिख ही रहा है, एटीएमसीडी में दिख गया कि हम क्या बोल रहे हैं और जज क्या सुन रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है और ये कहीं ना कहीं उसी करप्शन का पार्ट है एटीएमसीडी, जिसके अंदर जो हरकत हुई है ये पूरा एक प्री प्लान्ड वे में काम हुआ है। एक सुबह 7 बजे से पुलिस मिल जाना, रात के 9 बजे ऑर्डर आता है। रात के 9 बजे एमसीडी का कौन सा अधिकारी बैठा था भाई ऑर्डर पास करने के लिए कि डिमोलिश कर दो? भैया पुलिस को भी प्रायर जाता है ना, एक उनको नोटिस जाएगा कि हम इस डेट को ये काम करना चाह रहे हैं, आपकी पुलिस फोर्स अवेलेबल है क्या? फिर वो परमिशन देते हैं कि हाँ हम इतने लोग मुहैया कराएंगे, तब जा कर के वो एक्शन होता है। इसके अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं। इसके अंदर तो पहले से ही पुलिस वहाँ बैठी है, आइए तोड़िए, सारी चीज़ तो पहले से तैयार है। पुलिस मिली है, एमसीडी मिली है, सरकार मिली है, सारी चीज़ तो मिली हुई है। जजेस, जुडिशरी मिल गई। साला पहले कम से कम ये तो नहीं हम कह सकते थे कि जुडिशरी मिली है, अब तो दिख रहा है जुडिशरी मिली हुई है। सब चीज़ ऊपर से डायरेक्शन हो रही है, आप मुसलमान ये करो, हिंदू अच्छा ठीक है देखते हैं करते हैं, मुसलमान है इंस्टेंट तोड़ दो, उड़ा दो। क्या हो रहा है भाई? उत्तम नगर में क्या हिंदू के होटल नहीं है? उसके अंदर आपको कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं दिख रही हैं? पूरे उत्तम नगर में किसी हिंदू का घर एनक्रोच ही नहीं हुआ है क्या? सिर्फ एनक्रोचमेंट मुसलमान ही कर रहा है क्या? पूरी सिमेट्री देखिए वहाँ की, अगर आपने वीडियो देखी कि सबके घर एक बराबर बने हुए हैं, एक ही तरीके से बने हुए हैं। फिर क्यों मुसलमान ही टूटेगा? क्यों आपको पड़ोस का ही घर नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो साहिब सीवाल का है इसलिए नहीं दिख रहा है। उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखेंगी, एमसीडी नहीं देखेगी। जितना मर्जी आप कंप्लेंट दे लेना, जो मर्जी कर लेना, अगर उसकी टूट जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि एमसीडी बायस है। एमसीडी को डायरेक्शंस है सिर्फ मुसलमान देखना है। मैंने पहले ही कहा बुलडोजर की आंखें आ चुकी हैं, वो रंग देख करके काम कर रहा है। हरा है तो तोड़ दो, भगवा है तो छोड़ दो। ये पॉलिसी चल चुकी है और चल रही है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो दिल्ली हो। और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सबसे ज़्यादा ये है कि दिल्ली जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया है, और क्योंकि कैपिटल है तो पूरी वर्ल्ड मीडिया यहाँ पे मौजूद है, और इस चीज़ का इम्पैक्ट वर्ल्ड में हमारे लिए क्या जा रहा होगा ये तो अब हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। बाकी आप देख ही रहे हैं, अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ।